क्या लॉरेंस सलमान के बहुत नजदीक है? तो सलमान के साथ में पहुंचने का भी ये है भी उनकी मूवमेंट वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। क्या लॉरेंस जो है अब दाऊद बन जाएगा? बिश्नोई गैंग काफी समय से मुंबई सिटी में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस को क्या इस मामले पे दुबई में भी उसके नेटवर्क बने? क्या दाऊद गैंग के साथ भी संपर्क में है वो? दाऊद के तो अगेंस्ट है। महाराष्ट्र सरकार के लिए लॉरेंस ग्रुप को अब मिट्टी में मिला देना है, लॉरेंस को मिट्टी में मिला देना। तो ये लॉरेंस कहीं किसी कैटेगरी में आता नहीं है। बिहार के एक व्यक्ति मुंबई में आते हैं और उनका नाम बड़ा हो जाता है और बाबा सिद्दीकी नाम से वो पुकारे जाते हैं। उनके कंधे पर एक तरफ शाहरुख और दूसरी तरफ सलमान का हाथ होता है। एक पक्ष ये कहता है कि बाबा सिद्दीकी तो बहुत महान है और उन पे कोई ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने पड़ताल की और जब हमें पता चला कि मुंबई पुलिस में एक ऐसे सिंघम आईपीएस है जिन्होंने साल 1994 में दाऊद का एक बार जब मॉडल पकड़ा था तो उनके हाथ बहुत बड़े सबूत लगे थे। इस वक्त हमारे साथ वही सिंघम आईपीएस बैठे हुए हैं। पीके जैन साहब मुंबई पुलिस में जॉइंट सीपी रह चुके हैं। इनसे समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बाबा सिद्दीकी कौन है और बाबा सिद्दीकी को आखिर आखिरी वक्त में घेरा किसने? क्या इसमें लॉरेंस का हाथ है? लॉरेंस ने अगर मारा तो क्या सलमान खान तक हाथ पहुंचेगा? सलमान खान तक हाथ पहुंचेगा तो क्या ये बहुत बड़ी कहानी बनेगी? ये तमाम सवाल पूछेंगे और भी सवाल पूछेंगे जिन सवालों का जवाब आपको बाकी चैनलों पे नहीं पहुंचा। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और बहुत से सवाल ऐसे हैं जो बाबा सिद्दीकी पे लोग जानना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी का सच क्या है? सबसे पहला सवाल यही है, ये कौन है और क्यों इतना बड़ा नाम बन गया? देखिए, बाबा सिद्दीकी तकरीबन 40 साल से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। 3 बार उनके विधायक रहे, 1 बार राज्य मंत्री रहे और अभी फ़िलहाल में वो एनसीपी अजीत पवार गठ के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अपने एरिया में बड़ा नाम है, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लोगों में अच्छी पैठ है उनकी। उनका लड़का भी अभी बांद्रा ईस्ट में जहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं वहाँ से आजकल आमदार हैं, एमएलए हैं। तो ये उनकी पहचान है। एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग से उन्होंने शुरुआत की थी मुंबई में। उसके बाद में फिर बहुत यंग एज पे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन अभी बड़े मिलनसार व्यक्ति जाने जाते हैं, बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पैठ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सुनने में आता है कि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बांद्रा ईस्ट में, सारे प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए थे। इनका लड़का भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है और कई जगह पे लोगों की नाराज़गी भी सहन की। तो उन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले इनको कोई धमकी वगैरह भी आई थी जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। लेकिन ये ज़रूर है कि बांद्रा ईस्ट में नॉर्मली प्रोजेक्ट एसआरए के हों, इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके प्रोटेक्शन के बिना या उनके आशीर्वाद के बिना नहीं किए जा सकते थे। तो ये उनकी जो रियल लाइफ में हकीकत है जो मेरे हिसाब से है। अब ये देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऑलरेडी उनकी हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान के साथ में पुरानी दुश्मनी है और बड़ी स्पेसिफाइड है। एक बार सलमान खान की ज़िंदगी के ऊपर हमला हो चुका है। उसका ये कहना है कि जो भी सलमान का दोस्त है वो मेरा दुश्मन है। वो एंगल भी सामने आ रहा है। तो जब तक ये जो तीनों 2 आरोपी पकड़े गए हैं, तीसरे का पता चल चुका है, जब तक इनसे सखोल जांच पड़ताल नहीं होगी, इनसे पूछताछ नहीं होगी, तो ये कहना कि इसके पीछे वाकई में क्या मकसद था, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि गैंगस्टर बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब एक व्यक्ति मारा गया जो सलमान खान के नज़दीक था तो उसका क्रेडिट आपने ले लिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहले दाऊद भी यही करता था। बहुत सारे ईस्टर्न यूपी से लड़के यहाँ पे आते थे, गैंग में शामिल होने के नाम से उनसे कुछ कांड करवा लिए जाते थे, मर्डर करवाए जाते थे, एक्चुअली मर्डर करवाए जाते थे। यहाँ पे एक बर्फ़ी वाला नाम का एक बिल्डर था, उसका मर्डर भी ऐसे ही नौसिखिया लोगों ने, बच्चों ने किया। ईस्टर्न यूपी से आने के बाद में उन्होंने उनको हथियार दिए गए, एक पर्टिकुलर समय पे उन्होंने मर्डर किया। ऐसी एक कांदिवली में एक मर्डर हुआ, वो भी इसी तरह से करवाया गया। तो ये गैंग की एक तरीका है मर्डर करवाने का। अगर आप उसी नज़रिए से देखते हैं तो ये हो सकता है बिश्नोई गैंग का काम हो या किसी भी दूसरे गैंग का काम हो। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का काम है, इसके बारे में 2 राय नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से रेकी की गई, जिस एरिया में जाके ये लड़के रहे, फिर जिस हिसाब से इनको हथियार पहुँचाए गए, फिर जैसे इन्होंने मर्डर किया और पकड़े भी गए, तो इससे ऐसा दिखता है कि बिल्कुल नौसिखिया लोग हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड शूटर होता तो इस तरह से पकड़ा नहीं जाता। तो ये अब दोनों ही चीज़ें सामने आती हैं। उनके जो उनके एसआरए प्रोजेक्ट्स का एक कारण हो सकता है और दूसरा कारण जो है वो एक बिश्नोई गैंग की दुश्मनी
बिश्नोई गैंग काफ़ी समय से मुंबई सिटी में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पिछले तकरीबन 10 साल से कोई ऐसा बहुत बड़ा किस्सा नहीं हुआ जिसको आप एक गैंगलैंड का नाम दे सकें या माफिया का काम बोल सकें। इसलिए एक वैक्यूम था यहाँ पे, उसमें बार बार घुसने की कोशिश की। पिछली बार वो कोशिश उनकी बहुत अच्छे तरीके से मुंबई पुलिस ने तोड़ दी। अब दोबारा उन्होंने कोशिश की है और इस बार कामयाब हुए हैं। तब इसमें मुंबई पुलिस इसके पीछे जाके इनको बेनकाब कर पाएगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि जहाँ भी जिस भी जेल में ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ से बड़े आराम से और बड़ी सहूलियत से इन लोगों का बाहर की दुनिया के साथ में संपर्क है। अपने जो इनके शूटर्स हैं, इनके हिटमैन हैं, उनके साथ में इनका संपर्क है और उनको आदेश देते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं। तो अब ये मुझे लगता है कि आने वाला जांच का समय बताएगा। लेकिन दो लोगों का पकड़ा जाना, 3 लोगों का आइडेंटिफाई होना विद इन नो टाइम, ये इट्सेल्फ मैं कहूँगा कि मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो क्राइम ब्रांच है या जो यहाँ के जो पुराने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं से इसमें जो सत्य है वो निकाल कर लाएंगे और जो सही लोग हैं उन तक पहुँचा जाएगा। मुझे सर आप ये बताइए कि जैसे अतीक को जिस तरीके से शूट आउट किया गया अतीक का, उसमें 3 लोगों का जो नाम आया वो कुछ उनकी कहानी जो मिलती है उसमें इस वाले केस से भी कहानी मिल रही है। इसमें भी देखिए कि किसी के ऊपर एक आरोप लगे, किसी ने अपने भाई के दोस्त की हत्या की है। ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनको इकट्ठा किया गया और उनको कोई एक व्यक्ति मिलवा रहा है। ये कैसे संभव होता है, कैसे पूरा गैंग काम कर रहा है? और लॉरेंस तो बहुत सुरक्षित जेल में बंद है गुजरात में, फिर लॉरेंस का यहाँ पे जो माफिया लैंड जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो कैसे पनप रहा महाराष्ट्र में? बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या लॉरेंस जो है अब दाऊद बन जाएगा कुछ दिनों बाद मुंबई में, फिर से मुंबई 90 के दशक वाला हो जाएगा? क्योंकि आपने तो 90 के दशक की सफाई की है आप लोगों ने, तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि क्या सही स्थिति है अभी। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हालांकि वो बड़ी सुरक्षित जेल में बंद है, लेकिन इवेंचुअली ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स। अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति जिसको इन्होंने पंजाब से ले जाके गुवाहाटी की जेल में बंद किया, उसने वहाँ भी जेल के स्टाफ के साथ में अपनी साठगांठ बना ली और वहाँ से भागने की तैयारी में था। अगर आप वो देखें तो इवेंचुअली लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम में हो जाते हैं। तो साबरमती जेल के लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए होंगे या दिल्ली में तिहाड़ के जेल के लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक चीज़ मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बता दूं, 80 और 90 के दशक में दाऊद का काम बड़ा सिंपल था। जितने ये छुटभैया आरोपी रहते थे, कोई चाकूबाजी में इन्वॉल्व है, 324 के छोटे मोटे केस में इन्वॉल्व है, हर्ट केस में, उन लोगों को उनके घर पे 2000 रुपया महीना पहुंचाना, उनके वकील की फ़ीस भरना, और उन दिनों में 3000 रुपये का स्पेशल डब्बा आता था जो जेल में जाता था, स्पेशल खाना उनके लिए मंगवा के देना। तो ऐसे उनको 4-5 महीने 6 महीने जब तक वो जेल में रहते थे तब तक उनकी सेवा की जाती थी। उसके बाद उनसे फिर काम करवाए जाते थे। जैसे ही वो जेल से बाहर आते थे बेल आउट होकर, तो उनसे काम करवाए जाते थे। तो जो जेल थी वो इन लोगों के लिए एक रिक्रूटिंग ग्राउंड थी। तो वहाँ से लोगों को भर्ती किया जाता था। उसमें से अगर कोई लड़का बाहर आने के बाद में आनाकानी करता था या उनके साथ में ज्वाइन नहीं होता था, उनके हिसाब से काम नहीं करता था, तो ऐसे व्यक्ति को वो लोग पुलिस को खबर दे के उसका इनकाउंटर करवा देते थे। इसमें हमारा तंत्र भी कहीं ना कहीं शामिल था। और दाऊद के रोल पे तो पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियन सभी लोग थे। तो ये बड़ा एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस थी कि लोगों को अंदर रिक्रूट करना, फिर उनसे काम करवाना बाहर आने के बाद में। जिसने काम करने से मना कर दिया उसको पुलिस एनकाउंटर में मरवा देना। ये बड़ा एक वेल ऑयल्ड रैकेट चलता था। और यही चीज़ जो है एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर आज की डेट में बिश्नोई का गैंग काम कर रहा है। जैसे आपने बोला, ये लोगों को रिक्रूट कहाँ किया जाता है, तो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है जब ये लोग जेल में जाते हैं, चाहे कुछ दिन के लिए जाएं, वहीं इनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी क्या है। और फिर कई लोग ऐसे हैं कि जो गैंग के एक ऑरा से प्रभावित होकर वो गैंग में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको कि तू गैंग के काबिल है कि नहीं है, इसी के नाम से उनसे 1-2 मर्डर करवा लिए जाते हैं फ्री में। उनको सिर्फ खाने पीने का खर्चे का थोड़ा बहुत सामान दिया जाता है और उसके बाद में जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको गैंग में शामिल कर लिया जाता है उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देख के। तो यही काम जो है वो बिश्नोई गैंग के तकरीबन बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया में तकरीबन 200 से 250 मेंबर्स हैं उनके। तो वो किसी भी काम के लिए किसी को भी भेजते हैं। तो इसी तरह के लोग हैं वो। नहीं, 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पे गोलीबारी हुई और 1 साल के पहले 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी पे हमला हुआ और बहुत प्लान्ड हमला हुआ। आप चूँकि मुंबई पुलिस में सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, आपने देखा है और तमाम वीवीआईपी की सिक्योरिटी आपके हाथ में रही होगी। आपने स्पेशल ऑपरेशंस भी देखे, नक्सलियों के ऑपरेशंस आपने देखे, दाऊद के गुर्गों को आपने पकड़ा। आपको क्या लग रहा है, क्या
क्या लॉरेंस सलमान के बहुत नज़दीक है? और अगर ऐसा होने वाला है तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? और अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है। और लॉरेंस अगर ये कर पाएगा कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी वाले व्यक्ति को इस तरीके से मार पा रहा है लॉरेंस, तो फिर सलमान खान कितने दूर है? ये प्रश्न लोगों के मन में आ गया है अब। देखिए, एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति सिर पे कफन बांध के आता है, अगर उसको मरने का या पकड़े जाने का कोई डर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो भी प्रोटेक्टी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर नॉर्मली डर क्या रहता है कि मैं ना मारा जाऊँ या मैं ना पकड़ा जाऊँ, पुलिस वाले जो है मेरे को पकड़ के मेरे गैंग तक ना पहुँचें, अगर ये उस डर उस व्यक्ति के मन में नहीं है, या गैंग ने इस तरह के प्रिकॉशन ले लिए कि बीच में 2-3 कटआउट लगा दिए, अब इस तीनों में से सपोज एक हैंडलर है, उसके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति टच में है और पैसे उसको किसी तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, गन लेके आने वाला चौथा व्यक्ति है, तो इतना बड़ा रैकेट हो जाता है कि उसकी कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते सबको दम फूलने लगता है, खासतौर पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जहाँ पे व्यक्ति को पकड़े जाने का और मरने का डर नहीं है, तो फिर प्रोटेक्टी को सिक्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे केस में अब ये बाबा सिद्दीकी तक पहुँच गए, हालांकि उनको धमकी आ चुकी थी, उनको अपना रूटीन जो है वो थोड़ा चेंज आगे पीछे कर लेना चाहिए था। नॉर्मली प्रोटेक्टी को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना रूटीन में थोड़ा बहुत अदल बदल कर लीजिए, ताकि सामने वाले को आपका एकदम पक्का ये ना रहे कि आप इस जगह जाते हैं, इस समय पे इस जगह से निकलते हैं वगैरह, जो भी थोड़ी बहुत प्रिकॉशन है। तो सलमान के साथ में पहुंचने का भी ये है, भी उनकी मूवमेंट वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, वो अपने घर में रहेंगे या स्टूडियो में रहेंगे कहीं पे, या कहीं जहाँ उनका कार्यक्रम है वहाँ रहेंगे। और अगर उस समय पे उनकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी भी है, साथ में पुलिस की सिक्योरिटी भी है। देखिए, हमला होने को तो उसके बावजूद भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमला नहीं हो सकता, लेकिन उस हमले को नाकाम करने की जो 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 कार्रवाई है वो भी उतनी ही प्रभावशाली तरीके से की जा सकती है। अब इस केस में शायद इनको, पुलिस को अंदेशा नहीं होगा कि ये मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा और इतनी जल्दी इस तरह से फायरिंग हो जाएगी। आमतौर पर लोक प्रतिनिधि के ऊपर फायरिंग नहीं होती, लोक प्रतिनिधि को नहीं मारा, बहुत कम लोग किससे आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोक प्रतिनिधि के ऊपर फायरिंग हुई और उनको मारा गया। ये अनफॉर्चुनेट केस है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे मुंबई पुलिस सबक सीख के आगे जो प्रोटेक्टिव्स हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर पाएगी। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब भी लॉरेंस किसी ऑपरेशंस को अंजाम देता है, तो लॉरेंस के ऑपरेशंस में हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला केस में सिद्धू मूसेवाला के लोगों को भी कांटेक्ट किया और ये पता किया कि सिद्धू मूसेवाला विदाउट सिक्योरिटी कब निकलेंगे, अब वो कब थार से निकलेंगे, कब गांव के लिए निकलेंगे। मैं जब ग्राउंड पर अभी गया था यहाँ पर बाबा सिद्दीकी के यहाँ, जो सिनेरियो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कि मेरे पास आप वाला अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे भी पहली नज़र में ये देख के महसूस हो रहा था कि ज़रूर क्या इधर से भी कोई हो सकता है जो जानकारी दे रहा था कि वो कब निकलेंगे, उनकी गाड़ी कब निकलेगी, उनकी गाड़ी कैसे रोकी जा सकती है कार्यालय के बाहर। क्या बाबा सिद्दीकी की तरफ से भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज है ये कहने के लिए कि उनकी तरफ से कोई इन्वॉल्व होगा। मैंने आपको पहले बताया कि जेल के अंदर ये लोग सब जगह जाके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो यहाँ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मैं इसको पक्के तरीके से नहीं कह सकता। अभी ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज है ये कहना कि उनके तरफ से कोई आदमी इन्वॉल्व होगा, लेकिन इन लोगों ने अच्छे से रेकी की, पता लगाया उनके शेड्यूल का, रूटीन का, उसके बाद में ये कार्रवाई की गई। और जो आमतौर पे किया जाता है, सिद्धू मूसेवाला के केस में भी उनके अंदर के लोग इन्वॉल्व थे, उस दिन वो बिना सिक्योरिटी लिए निकले। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोटेक्टी के साथ में क्या हो जाती है कि बहुत बार प्रोटेक्टी ऐसे काम करने के लिए बिना अपने साथ में संरक्षण को लिए हुए निकलते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा था, पर्पज़ क्या था, सिक्योरिटी साथ में रखते नहीं, उस टाइम पे भी हमला हो जाता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला के केस में हुआ। अब इस केस में वैसा नहीं था, पुलिस वाला उनके साथ में था, इसलिए शायद एक आदमी उनमें से पकड़ा भी गया इमीडिएटली, बाद में दूसरा भी पकड़ा गया। तो इसलिए ये कई चैलेंजेस जो हैं वो पुलिस के सामने रहते हैं। और एक चीज़ आप ये बड़ा समझ लीजिए कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि 24 घंटे पुलिस को तैयार रहना पड़ता है, या जिसको सुरक्षा प्रदान करनी है आप 24 घंटे उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। आपका मन उसी हिसाब से और आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको उसी तरह से तैयार करती है। सामने वाला व्यक्ति जो है वो 15 मिनट के काम के लिए तैयार होकर आता है, तो जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी कंसंट्रेशन वो कुछ हद तक जो है उसमें लैक्स हो जाती है बहुत बार, और उसी में वो घात हो जाता है। बहुत साल पहले जब पंजाब में एक्सट्रीमिज़म अपने टॉप पे था, एक पंजाब के एक सीनियर ऑफिसर अपने, उनको जो सुरक्षा गार्ड दिया हुआ था उसके हाथ में उनका ब्रीफ केस और उनकी फाइलें थी सारी, तो जब उनके ऊपर गोलीबारी हुई तो उनको बचाने के लिए कोई था ही नहीं। जब तक ये आदमी अपनी फाइल और बैग ड्रॉप करके गन निकालता तब तक वो मार के निकल चुके थे। तो बहुत बार इस तरह की कोताही जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में हो जाती है, जो
अक्षम्य है, लेकिन हो गई और उसमें व्यक्ति की जान चली जाती है। इसमें मतलब एक एंगल और भी निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल प्लान्ड हो। देखिए इस बात में कितना दम है ये तो जांच का होगा, लेकिन आपने ऐसे ऑपरेशंस देखे हैं, इस तरीके की घटनाओं को आपने देखा है कि लॉरेंस का नाम आएगा, काम कोई और कर जाएगा, इलेक्शन का वक्त है, माहौल पलट दिया जाएगा, होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस साहब के पास है, उनकी छवि को डेंट किया जाएगा, मुसलमानों को जो बीजेपी साधने की कोशिश कर रही थी, जो माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा था वो यहाँ पे रुक जाएगा। और चूंकि जो सिद्दीकी थे बाबा सिद्दीकी थे, उनकी पहचान जो है बॉलीवुड में थी, बॉलीवुड जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर्स को, ये एक नैरेटिव शुरू हो चुका है। इसमें क्या दम है, आपको लगता है कि ये भी एक एंगल हो सकता है, इस पे भी पुलिस को जांच करनी चाहिए? देखिए, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा सिद्दीकी कोई इतने भारी नेता नहीं थे। वो पॉलिटिक्स में ज़रूर रहे, इतने साल के, अपने 40 साल के अंतराल में वो सिर्फ एक ही बार राज्य मंत्री बने। तो ऐसे व्यक्ति को कोई, जिसको हम हैवी वेट बोलते हैं पॉलिटिक्स में, ऐसे नहीं थे। और अब इन एनी केस उनका लड़का है, पिछले कुछ साल से तो उनका लड़का एमएलए है, और आगे भी इलेक्शन लड़ने की इनकी कोई मंशा थी या नहीं, इसके बारे में कोई अभी पक्की जानकारी नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमला करना, पॉलिटिकल मोटिव होना, ये कुछ हजम नहीं होता। उनका अगर वो हैवी वेट होते, कहीं अपने एरिया में इन्फ्लुएंस करते, बहुत ज़्यादा ऐसा इन्फ्लुएंस रखते कि जिससे वो बहुत ज़्यादा सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं समझ सकता था। लेकिन उस तरह का उनका कद नहीं था। अभी कांग्रेस छोड़ के 48 साल के बाद में वो एनसीपी में आ गए, तो ऐसे व्यक्ति का आप समझ लीजिए कि ना तो इधर कद रहा ना उधर कद रहा। तो उनका पॉलिटिकल मर्डर होना मुझे कुछ संभाव्य नहीं लगता। 12 फरवरी को आए और 12 अक्टूबर को उनके साथ ये घटना हो गई। मैं 2 सवाल आपसे ले रहा हूँ, आपके पास वक्त कम है। एक सवाल मैं आपसे ये ले रहा हूँ कि हमारा वो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को टारगेट कर सकता है? अगर वो कर पाएगा तो ये हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था के लिए और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के लिए बहुत डिजास्टर हो जाएगा। तो क्या करेगी पुलिस, कैसे रोकेगी? माफिया लैंड बना रहा है लॉरेंस महाराष्ट्र के भीतर, खासतौर से मुंबई के भीतर। मुंबई में नेटवर्क खड़ा हुआ तो पूरे इंडिया में खड़ा हो जाएगा। उसे आप कैसे देखते हैं? क्या करना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस को? क्या हो रहा है इस देश में, आम भाषा में लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बिश्नोई ने पहले एक बार कोशिश की सलमान की लाइफ पे, इमीडिएटली लोग पकड़े गए, वहीं पे उसको प्लग कर दिया गया। अब ये दूसरी कोशिश हुई है। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस काफ़ी हद इन चीज़ों में काफ़ी हद तक सक्षम है। हमने इनसे कहीं बड़े बड़े माफियाज़ को देखा है, इनसे कहीं कहीं बड़े बड़े माफियाज़ को टैकल किया है। तो लॉरेंस बिश्नोई तो अभी शुरुआत कर रहा है और उसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक जिसको बोलते हैं ग्राउंड पे डेप्थ भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को डील करना महाराष्ट्र पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं लगेगी। कोशिश कर रहा है वो ज़रूर, लेकिन उसकी कोशिश असफल होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारे यहाँ के अधिकारी बहुत सक्षम हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, उनके इन्फॉर्मेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इस तरह की कोई एफर्ट कि वो अभी बाहर से आके यहाँ पे जमा ले, उसकी ज़रूर अभी कुछ एक्सटॉर्शन कॉल शुरू हो जाएंगे कुछ लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है, बिजनेस में, बिल्डर्स को, ये होगा ज़रूर। लेकिन वो लोग या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी हिंसक हैं। आपने देख ही रहा, तो जब सामने वाला गोली चला रहा है तो इधर से भी गोली चलेगी, तो इसमें कुछ एनकाउंटर्स भी होंगे, कुछ लोग पकड़े भी जाएंगे। लेकिन मेरी जो पर्सनल गट फीलिंग है वो ये है कि महाराष्ट्र में ये लोग अपना पाँव नहीं जमा पाएंगे। ऑलरेडी इनके कुछ साथीदार पूना में भी हैं। अब ये जो इनमें से जो मेन आरोपी था वो पूना में उसने काफ़ी समय तक काम किया। जो भी भागा हुआ है जो शिव कुमार, वो भी पूना में कई दिन उसने किसी भंगार वाले के यहाँ पे काम किया। तो इन पूना में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर्स का नेटवर्क था जिसको अभी धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो सब प्रिडोमिनेटली लोकल गैंगस्टर्स थे वहाँ के। तो उनके साथ में मिलके उनमें से कुछ लोग दिल्ली भी जाते थे, वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ में भी जुड़े हुए थे। हो सकता है उस नेटवर्क का बिश्नोई ने इस्तेमाल किया हो और उससे ये काम करवाया हो, और उन्हीं लोगों को वो आगे मुंबई में या आके प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे। अब ये देखने वाली बात है, अगर पुलिस ने ये सारी चीज़ें 2 और 2 4 पहले से गिन लिया तो मुझे लगता है कि पुलिस को ये पूरा नेक्सस तोड़ने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें क्या लॉरेंस तक पुलिस पहुंच पाएगी? जांच का दायरा लॉरेंस तक पहुंच पाएगा? क्योंकि लॉरेंस ने सीधे तो नहीं स्वीकारा, लॉरेंस गैंग ने स्वीकारा है। अब लॉरेंस ने आदेश दिया है, नहीं दिया है, क्या ये बात साफ हो पाएगी? लॉरेंस को क्या इस मामले पे मुंबई पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पे ला सकती है यहाँ पर गुजरात से? कोई ऐसी स्थिति बनती है? देखिए, जब तक उसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकलेगा उससे जांच पड़ताल हो सकती है, लेकिन उसको आप शक के घेरे में नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें 3-4 लोग हैं। उसमें रोहित गोदारा है, चाहे वो देश के बाहर बैठा हुआ है। अब उसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिले, उसकी टेक्निकल एविडेंस आपको क्या मिल रहा है, टेक्निकल इंटेलिजेंस आपकी कहाँ तक जुड़ी, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको लाके इससे
फिजिकली जांच पड़ताल करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी। लेकिन सिर्फ उसका नाम आ गया या उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाने के लिए क्लेम कर लिया, उसके बेसिस पे आप किसी को लाके इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जांच पड़ताल हो सकती है कोर्ट की परमिशन से, अगर कोर्ट ने परमिशन दी तो उससे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक उसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा कि मारने वालों का किसके साथ में आगे कनेक्शन था, उनको पैसे कहाँ से मिले, गन कहाँ से मिली, और वो उस व्यक्ति के थ्रू, अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाए उसके थ्रू फिर कहीं लॉरेंस बिश्नोई या उसके किसी सीनियर गैंग मेंबर का नाम सामने आए तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये जैसे पहले हुआ, सिद्धू मूसेवाला के केस में हुआ, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको कहीं जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये लोग पकड़े गए, हो सकता है इसके आगे वाला हैंडलर पकड़ा जाए, लेकिन उसके आगे जांच रुक जाएगी कहीं ना कहीं। तो क्या लॉरेंस ने मुंबई के साथ आसपास के देशों में भी, बाहर के देशों में भी नेटवर्क बना लिया? पाकिस्तान के साथ तो माफियाओं के साथ उसका वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग आ गया था बाहर। दुबई में भी उसके नेटवर्क बने। क्या दाऊद गैंग के साथ भी संपर्क में है वो? कुछ इस तरीके की जानकारी है? नहीं साहब, दाऊद के तो जहाँ तक मुझे जो मेरी जानकारी है वो दाऊद के तो अगेंस्ट है, तो दाऊद के साथ में उसका कभी हाथ मिलाने का काम होगा नहीं। लेकिन बाकी जगह पे नेक्सस बढ़ाने के लिए तो गैंगस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते रहते हैं। जहाँ उनको जगह मिलता है, जहाँ उनको पोषक धरती मिलती है, वहाँ जाते हैं वो लोग। तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के मतलब साउथ ईस्ट के देश हों, चाहे वो मिडल ईस्ट के देश हों, चाहे वो कनाडा हो, आपको पता है वो तो पूरी दुनिया उनके लिए खुली है। दाऊद का पूरा नेटवर्क ऐसे ही फैला धीरे धीरे, क्योंकि सब जगह पे जाके उसने अलग अलग गैंग्स के साथ में हाथ मिलाया। ये व्यक्ति भी अपने पंख पसार रहा है, तो ये भी हो सकता है उसी लाइन पे चल के आगे बढ़े। लेकिन ये डिपेंड करता है। लेकिन दाऊद के साथ में उसकी आज की डेट में एक्सप्रेस एनिमिटी है, वो दाऊद के साथ में हाथ मिलाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसमें गोल्डी बराड़ का भी हाथ हो सकता है? गोल्डी बराड़ उसके साथ ही है ना, ये तो एक ही गैंग है। इस केस में पर्टिकुलर, इस केस में लॉरेंस ना इन्वॉल्व हो कि गोल्डी बराड़ इन्वॉल्व हो? इसमें 3 लोगों का नाम मेन आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, उसका भाई गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा। तो इन चारों में से हो सकता है कोई भी उसके टच में हो। अब आजकल से इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट कॉल की जाती हैं, तो उसमें किसने कहाँ से कॉल की, कौन कनेक्ट हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये बाद में कहीं प्रूव हो गया कि इसी गैंग का काम है, तो फिर उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि ये जांच का विषय है कि वो इनको कहाँ तक एविडेंस आगे कनेक्शन मिलेगा, कहाँ तक इनको आगे एक के बाद एक इनको कामयाबी मिलेगी और ये कहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई पुलिस के पास में टेक्निकली काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं ये लोग, काफ़ी इनके पास में टेक्निकल कॉम्पिटेंस है और ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है ही इनके पास। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग पहुँचेंगे इसकी जड़ तक। बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है अपराधियों द्वारा, अतीक वाले में मीडिया कर्मी बनकर गए, आई कार्ड पहनकर गए वहाँ पर और बहुत नज़दीक से शूट आउट होता है, यहाँ पर भीड़ का हिस्सा बनकर आते हैं। और कुछ टीयर गैस वाला प्रकरण क्या है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले टीयर गैस वहाँ पे छोड़ा गया, पहले धुआं किया गया, उसके बाद निशाना लगाया गया। जो मैंने सुना था वो था भी कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, उसी पटाखे फोड़ने में, क्योंकि जब पटाखे फोड़े जाते हैं आपको पता है कि बहुत सारे पटाखों में से धुआं निकलता है, तो वहाँ पटाखे फोड़े जा रहे थे, उसी समय इन लोगों ने फायरिंग की ताकि उसकी आवाज़ जो है, हो सकता है वो भी उसका एक हिस्सा हो, क्योंकि पटाखे फोड़े गए, उसी आवाज़ में गोलियों की आवाज़ आई। तो इन्होंने प्लान तो ढंग से किया था, लेकिन ये अपना एग्जिट वहाँ से ढंग से प्लान नहीं कर पाए, इसलिए पकड़े गए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इन्होंने वहाँ पे, मतलब सब लोग अपने हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे मौके पे कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से चूक गए और पकड़े गए। 14 अप्रैल की घटना के बाद शिंदे साहब ने कहा कि हम आरोपियों को मिट्टी में मिला देंगे। एक आरोपी जिसकी मौत हुई जेल के भीतर, पुलिस कस्टडी के भीतर, उसी आरोपी का नाम फेसबुक पे लॉरेंस ग्रुप में लिखते हुए कहा है कि आप जब हमारे लोगों को चोट पहुंचाएंगे तो हम आपसे बदला लेंगे। शिंदे साहब ने कहा कि मिट्टी में तो मिला देंगे। क्या इतना आसान है महाराष्ट्र सरकार के लिए लॉरेंस ग्रुप को अब मिट्टी में मिला देना, लॉरेंस को मिट्टी में मिला देना? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इससे कहीं बड़ा गैंगस्टर दाऊद था। दाऊद से पहले बहुत सारे गैंगस्टर्स थे। दाऊद 80s के बाद से, लेट 80s के बाद से सबसे बड़ा गैंगस्टर था। अगर उसके पूरे सेटअप को मुंबई पुलिस ने या महाराष्ट्र पुलिस ने ख़त्म कर दिया तो ये लॉरेंस कहीं किसी कैटेगरी में आता नहीं है। जिस आदमी को अभी यहाँ पे आके पैर पसारने हैं, जिसको अभी पैर जमाने हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप ये कहें कि वो बहुत बड़ा खतरा बन गया पुलिस के लिए या महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ये बिल्कुल मानने योग्य बात नहीं है। जो यहाँ पे जन्मा बड़ा, जिसके बहुत सारी, आप ये समझ लीजिए कि टाइगर मेमन के जनाजे में 15,000 से ज़्यादा लोग हाजिर थे, तो आज भी उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर था वहाँ पे। अब ये व्यक्ति बाहर से आए और ये सोचे कि मैं यहाँ पे पैर जमा लूँगा और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाऊँगा, मेरा पुलिस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी,
ये बिल्कुल मानने लायक नहीं है। ये इस आदमी को कभी मुंबई में जमने नहीं दिया जाएगा। ये आएगा, कोशिश करेगा, बार बार, हर बार मुंह की खाएगा, वापस जाएगा। जाहिर तौर पे तो लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को मुंबई का किंग बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या मुंबई पुलिस उसे बहुत करारा जवाब देने वाली है? और जिस हिसाब से सरकार का दावा है कि मिट्टी में मिलाएंगे, क्या उस वक्त के लिए मुंबई पुलिस तैयार की जा रही है? ये जो चोट है इसके निशान बहुत गहरे हैं। मुंबई पुलिस के दामन पे दाग भी बहुत गहरे हैं। मुंबई पुलिस चाहेगी कि अब आने वाले वक्त में कभी कुछ ऐसा ना हो कि हालात और ख़राब हो और लॉरेंस का कद इतना बड़ा हो जाए कि उसे छोटा करने में दशकों से ज़्यादा का वक्त लग जाए।